हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। एनपीओ टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग ट्वेल्थ का सीबीएसई का एग्जाम दे चुके हैं और सीयूईटी के अंदर ट्वेल्थ अकाउंट्स का पार्ट उन्हें पढ़ना है। अब ये टॉपिक सीबीएसई में तो आया नहीं, बट हाँ सीयूईटी का पार्ट है। हम इस चैप्टर को कुछ फेजेस में डिवाइड करेंगे और ये सीरीज ऑफ वीडियोस बनेगी जिसके अंदर हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज का जो बेसिक टॉपिक है एनपीओ के बारे में वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एनपीओ। एनपीओ क्या होता है, वो क्यों बनाया जाता है और कैसे ये बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस से अलग बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं एनपीओ के बारे में। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो एनपीओ जो है ये सरकारी कंपनीज होती है, गवर्नमेंट बनाती है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट बनाती है। ये कोई भी बना सकता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। आप और मेरे जैसे लोग भी मिलकर एनपीओ बना सकते हैं। बस फर्क क्या है इन चीजों के लिए। अब एनपीओ एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर सब लोग काम करना चाहें तो कर सकते हैं। इट इज नॉट ओनली गवर्नमेंट हु हैज टू डू दिस जॉब, ये कोई भी कर सकता है। आइए देखते हैं। तो पहला सवाल ये है कि एनपीओ और बिजनेस दोनों में फर्क क्या है और ये सेपरेट फॉर्म बनाया ही क्यों गया। बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस बेसिकली करा जाता है पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, हमने भगवान की तरह से बहुत पैसा कमा लिया, अब हम चाहते हैं कि हम कुछ समाज कल्याण करें, हम कुछ लोगों को दें। बट ऐसे लोग बिजनेस अगर खोलेंगे तो बिजनेस का तो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। तो ऐसे लोग ओपन करते हैं क्या, एनपीओ। वेरी राइट, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो किन चीजों पे डील करे, जो कल्चरल एक्ट्स के साथ डील करे। कल्चरल सोसाइटीज जो किससे डील करे, बिल्कुल सही पहचाने आप, ये डील करे एजुकेशन के साथ। किन सर्विसेज की बात करें हम यहाँ पर, हेल्थ सर्विसेज की बात करें। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा यार हेल्थ और एजुकेशन तो किसी एंगल से नॉन प्रॉफिट रहे नहीं। बट हाँ, ये इनका लीगल फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ये ऐसे ही रजिस्टर करे जाते हैं। अगर कोई इंसान ये सोचे मैं दिल्ली में एक नया मंदिर खोलूं, मस्जिद खोलूं, चर्च या गुरुद्वारा कोई खोलूं, तो वो क्या मंदिर मस्जिद और चर्च या गुरुद्वारे को बिजनेस की तरह रजिस्टर कराएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। तो कोई भी ऐसा एक्ट जो रिलीजियस प्लेस है, तो रिलीजियस प्लेसेस की जो रजिस्ट्रेशन कराई जाती है वो कराई जाती है एनपीओ के अंदर। और जहां बात आती है पब्लिक सर्विसेज की, ये पब्लिक सर्विसेज के लिए भी यूज करा जा सकता है। तो एनपीओ अगर हम ध्यान से देखें तो एनपीओ बेसिकली क्या कर रहा है, एनपीओ का बेसिक काम है ये इंश्योर करना कि कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसी चीज जो लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से लोगों को इंजॉय करने का टाइम मिले, लोग अपना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करें। जैसे आप देखते हैं लाइब्रेरी है, अब एक छोटी सी लाइब्रेरी ओपन करी गई जहां पर बुक्स रखी गई, कैसी बुक्स रखी गई, रिलीजियस बुक्स रखी गई, तो उसका नाम उन्होंने रख दिया स्पिरिचुअल लाइब्रेरी। हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर आध्यात्म के बारे में ज्यादा ज्ञान आए, हम चाहते हैं लोग मेटीरियलिस्टिक चीजों से हटकर कुछ लेटेस्ट से मेटेरियलिस्टिक चीजों के अंदर तो हम सब फंसे ही रहते हैं। इनसे हटकर हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं, थोड़ा भगवान की तरफ ध्यान लगाएं, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाएं, हम योगा को प्रमोट करें। हम अब बेसिकली क्या चाहते हैं, अवेयरनेस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग अवेयर हो इन चीजों के बारे में। तो अगर हम ये सब चीजें चाहते हैं तो हम उसे बिजनेस की तरह रजिस्टर नहीं कर सकते, हमें उसे रजिस्टर करना पड़ेगा किस हेड में, एनपीओ, एनपीओ के हेड में। तो जैसे हमारी डिस्कशन अब तक गई, मैं एक चीज तो समझ गया। आप भी अपने पास ये नोट्स बनाते जाइएगा क्योंकि ये एमसीक्यू में आपके बहुत काम आने वाले हैं। इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव सामान बेचना तो नहीं हो सकता। यस, वो ऑब्जेक्टिव सामान बेचना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो ऑब्जेक्टिव है सर्विस प्रोवाइड करना। तो एनपीओ टेक्निकली क्या करती है, एनपीओ सर्विस प्रोवाइड करती है। सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि हम यहां पर कोई बेनिफिट देंगे किसी ना किसी को, बट नॉट टू अर्न
प्रॉफिट्स। अब जैसे ही ये शब्द आता है नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स, बड़े सारे सवाल मन में आते हैं कि अगर बिजनेस प्रॉफिट ही नहीं कमाएगा या हम प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे तो हम सर्विस कैसे रेंडर करेंगे, उसका खर्चा कौन उठाएगा, क्या हम अपनी जेब से देते रहेंगे पैसे हमेशा जिंदगी भर। तो यहाँ पर हमें कुछ बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। इससे पहले कि हम इन डिस्कशंस को या इस टॉपिक को और आगे लेके जाएं, एक छोटा सा पॉइंट है जो हम और ऐड कर सकते हैं, विच टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन। हम एनपीओ की रजिस्ट्रेशन कहां करवाएंगे? अगर हम चाहते हैं हम एक कंपनी खोले तो हमें कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हम एक पार्टनरशिप खोलें तो हमें पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि हम एक एनपीओ खोलें तो हम कहां रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? यस, इसके लिए एक सेपरेट एक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। इट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। बिल्कुल सही दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने एनजीओ को रजिस्टर कराएं तो हमें सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो आप इसका ईयर याद रख लीजिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का ईयर क्या है? 1912। ये एमसीक्यू के अंदर बड़े आराम से पूछा जा सकता है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी एनपीओ का रजिस्ट्रेशन कराएं तो हम अपने एनपीओ का रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं? एनपीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर 1, या तो हम इसे किसी चैरिटेबल सोसाइटी के हेड में रजिस्टर कराएंगे। आइदर इट कैन बी ए चैरिटेबल सोसाइटी, और द सेकेंड ऑप्शन इज हम इसे रजिस्टर करा सकते हैं किसी ट्रस्ट के फॉर्मेट में। तो एनपीओ रजिस्ट्रेशन कराने के दो तरीके हैं, पहला चैरिटेबल सोसाइटी की तरह रजिस्टर करा लीजिए, दूसरा ट्रस्ट की तरह रजिस्टर करा लीजिए। अब हम बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि हमने नॉन प्रॉफिट की तो बात करी, हम नहीं चाहते कि हम प्रॉफिट कमाएं, बट अगर हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, पैसा नहीं होगा हमारे पास, तो कहां से लाएंगे पैसा रोज के खर्चों के लिए? तो नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इनकम। इट इज सोर्सेज ऑफ इनकम। कहां से आएगी एनपीओ की इनकम? तो एनपीओ की इनकम आएगी बहुत अलग अलग जगहों से। अब कौन सी हैं वो जगहें जहां से आप एनपीओ की इनकम लेकर आ सकते हैं? एनपीओ की इनकम सबसे पहले आ सकती है डोनेशंस के साथ। कोई आया और डोनेशन देके चला गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कोई आया और वो हमारा मेंबर बन गया, तो उसने हमें क्या पे करी? मेंबरशिप फीस पे करी। तो जैसे ही उसने हमें मेंबरशिप फीस पे करी, एनपीओ के लिए एक पैसा बन गया। जैसे आपके घर के आसपास मान लीजिए एक कॉमन कम्युनिटी स्विमिंग पूल है, गर्मियों की छुट्टियां आई, बच्चों ने कहा कि चलो स्विमिंग पूल चलते हैं और वहां जाके स्विमिंग सीखते हैं। अब कुछ लोग स्विमिंग सीखने के लिए आए तो उन्होंने क्या करा? एक महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया, मेंबर बन गए। हर मेंबर को क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर हम मेंबर बनना नहीं चाहते तो ऐसा हो सकता है कि हम वहां पर पे करें एंट्रेंस फीस, और उस एंट्रेंस फीस को पे करने के बाद हम वहां जाके उस सर्विस को यूज कर सकें। तो मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस। अगर कोई हमारे साथ लॉन्ग टर्म में जुड़ना चाहता है तो वो ले लेते हैं हमसे सब्सक्रिप्शन। कहते हैं ना इसके अंदर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, तो सब्सक्रिप्शन। अब ये वाला सब्सक्रिप्शन जो यूट्यूब चैनल का, ये तो फ्री है, बट जो एनपीओ का सब्सक्रिप्शन है वो फ्री नहीं होगा। उसके अंदर हमें क्या करना होगा? एक मंथली पेमेंट करते रहना पड़ेगा, एनुअल पेमेंट करते रहना पड़ेगा, ताकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड रहें, हम उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहें। और ये सब चीजें एनपीओ के लिए एक इनकम बन जाती है। अरे हाँ, ये कैसे भूल गया मैं, देयर इज ग्रांट। सरकार भी वक्त वक्त के साथ रहते हुए हमारी मदद करती है। तो ये है हमारा नॉर्मल सोर्सेज ऑफ इनकम, यहां से आता है पैसा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए एज एन एनजीओ हम ज्यादा से ज्यादा डोनेशन उठा सकें, हम मेंबरशिप फीस के थ्रू पैसा ले सके, हम सब्सक्रिप्शन में एंटर मॉडल करा सके, या फिर हमें सरकार से ग्रांट मिलती है। आइए चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं उस टॉपिक की जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हमारे अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम अकाउंट्स की बात करें। अब तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि अकाउंट इंट्रोडक्शन क्या है एनपीओ की, आइए अब अकाउंट्स की बात करें।
तो लेट्स स्टार्ट फॉर अकाउंट्स फॉर बिजनेस। बिजनेस के अकाउंट्स की बात करते हैं। जैसा कि आप सब लोग 11th और 12th में पढ़कर आ चुके होंगे, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करा जाता है कहां पर? जर्नल में। द फर्स्ट एंड द foremost थिंग इज रिकॉर्डिंग इट इनटू ए जर्नल, राइट? तो जर्नल सबसे पहले रिकॉर्ड करा जाएगा और जर्नल में जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी फटाफट वो चली जाएगी कहां पर? लेजर में। लेजर से ट्रांजैक्शन मूव फॉरवर्ड होती है और जाती है ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस से ट्रांजैक्शन अलग अलग जगह बढ़ जाती है जिसको हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। ट्रायल बैलेंस से ट्रांजैक्शन मूव करके जाती है ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हम किसी सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉलोड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फॉलोड बाय बैलेंस शीट। तो ये तीन जगहें हैं जहां पर हमारी ट्रांजैक्शन जाती हैं ट्रायल बैलेंस, और इन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी, आपको बिल्कुल सही याद आ रहा है। 11th के अंदर पढ़ाया जाता है बच्चों को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर विदाउट एडजस्टमेंट, विद एडजस्टमेंट। बट ये तो बिजनेस की बात है। अब इसी तरीके से सेम एनपीओ की बात करते हैं। अब एनपीओ अगर अपने अकाउंट्स बनाएगा तो एनपीओ अपने अकाउंट्स कैसे बनाएगा? एनपीओ के अंदर क्या जर्नल बनता होगा या फिर एनपीओ लेजर और ट्रायल बैलेंस भी बनाता होगा? तो द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। तो लेट अस स्टार्ट फॉर अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। अब एनपीओ की अगर हम बात करें तो एनपीओ में भी बिल्कुल वैसे ही ट्रांजैक्शन होती है। सबसे पहले बनता है जर्नल, और जर्नल जहां बनेगा वहां से ट्रांजैक्शन ट्रांसफर होकर जाएगी कहां पर? लेजर में। और लेजर से जाएगी ट्रायल बैलेंस में। तो यहां तक तो दोस्तों सब सेम चल रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहली लाइन तो दोनों की सेम है। एनपीओ के लिए पैसा दोनों तरफ से सेम आ रहा है। नाउ द क्वेश्चन, अगर पहली लाइन दोनों की सेम है तो फर्क क्या है? सर फर्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। किसी भी बिजनेस को पहचानने के लिए ना उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम वहां पर ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनी है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट है तो वो पार्टनरशिप है। इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें तो वो एक कंपनी है। इसी तरीके से अगर मुझे एनपीओ की पहचान करनी होगी, एनपीओ का बिजनेस कौन सा है, तो हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता क्योंकि यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही। यहाँ पर बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट अकाउंट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे ही हमारा अकाउंटेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर तैयार करता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते क्योंकि हमारा तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है प्रॉफिट कमाना। कोई पैसे दे जाए प्यार से तो हम रख लेते हैं, बट हम खुद नहीं मांगते किसी। तो वी कैन नॉट मेक एन अकाउंट कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पर बनाया जाता है अगला अकाउंट जिसका नाम रखा गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यस, जैसा आप समझ रहे हैं शायद ये कुछ वैसा ही है। बिजनेस कह रहा है प्रॉफिट और लॉस हो और एनपीओ कह रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर हो। बात तो सेम है, आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा। और आप तो जानते ही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अंत हो जाता है जहां पर बैलेंस शीट की बात आती है। तो बैलेंस शीट तो दोनों को बनानी पड़ेगी, चाहे एनपीओ हो और चाहे प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट
तो हम ये बात यहीं से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें बात समझ आती जाएगी कैसे हम एक एनपीओ को दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस से अलग समझते हैं। एनपीओ के अंदर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिखेगा, तो आप किसी भी अकाउंट्स को देखें, किसी की फाइनल अकाउंट को देखें जहां लिखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो आप फटाफट समझ जाइएगा ये कौन सा अकाउंट है, ये एनपीओ फॉर्म ऑफ बिजनेस है। जहां पर बन रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो वहां समझ जाइएगा ये कौन सा बिजनेस है, ये एनपीओ बिजनेस है। बट अगर कहीं पर आपको दिखे प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये कौन सा बिजनेस है सर, ये एनपीओ नहीं है, ये नॉर्मल बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप का, ये नॉर्मल बिजनेस है पार्टनरशिप का, और ये नॉर्मल बिजनेस है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, ये कोई भी हो सकता है। तो आई गेस अब तक की बात बिल्कुल क्लियर होगी हमारे माइंड में। जैसे हमारा बिजनेस होता है वैसे ही एनपीओ का अकाउंट्स बनते हैं, बट एनपीओ के अकाउंट्स के अंदर थोड़े से अकाउंट्स अलग होते हैं। किनसे? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से। अब हमने कहा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बात करेंगे, और बैलेंस शीट तो दोस्तों आपको आती है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। तो आइए आगे चलते हैं। The next account that we'll be studying today is receipt and payment account। अब मैं अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करूं, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक बड़ा बेसिक और बहुत सिंपल अकाउंट है जो ज्यादातर लोगों ने 11th में पढ़ा होता है कैश फ्लो के कैश बुक के नाम पे। हाँ जी। अब चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ एसेट्स हैं। अब क्या हो सकता है एसेट के केस में? एसेट के केस में या तो एसेट प्लस होगा या तो एसेट माइनस हो रहा होगा। हाँ, अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? एसेट की। हम बहुत स्पेसिफिक एसेट की बात करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट से कौन सा एसेट? कैश की बात कर रहे हैं, बैंक की बात कर रहे हैं। तो कैश और बैंक का प्लस होने का बेसिक मतलब क्या है? कैश और बैंक के प्लस होने का मतलब है दिस इज इनफ्लो, एंड माइनस होने का मतलब है दिस इज आउटफ्लो। तो देर इज एन इनफ्लो ऑफ कैश, देर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश। यहां तक सही है? इनफ्लो को हमने नाम दे दिया क्या? रिसिप्ट। और आउटफ्लो को हमने नाम दे दिया पेमेंट। तो हमारे पास एक आ गया पार्ट रिसिप्ट का, एक आ गया पार्ट पेमेंट। तो हम बनाते हैं रिसिप्ट की साइड और किसकी साइड? पेमेंट की साइड, और ये दोनों साइड मिलकर बन जाती हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की अगर मैं बात करूं, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक बहुत बेसिक सा अकाउंट है जिसको आप टी शेप फॉर्मेट में बनाएंगे। तो डेबिट साइड पे आप लिख रहे होंगे रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड पे आप लिख रहे होंगे पेमेंट। अब एक क्वेश्चन मेरे जहन में आता है इसको बनाते हुए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या वो सब ट्रांजैक्शन जो हमें बहुत परेशान करती आई हैं स्टार्टिंग से, जिनके अंदर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड होते हैं, क्या वो भी इनमें आएंगे? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नोट करिएगा, स्ट्रिक्टली मेड ऑन कैश बेसिस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत स्ट्रिक्टली किस बेस पे बनता है? कैश बेस पे। बॉस यहां पर एक ही रूल काम करता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आने वाला कैश और जाने वाला कैश। अगर कोई चीज क्रेडिट है, उधार है, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आएगी। मैं एक शॉपकीपर के पास गया, जहां मैं रहता हूँ वहां पर एक पास में बहुत पॉपुलर सी शॉप है जिसको हम कहते हैं बिट्टू भैया की शॉप। अब बिट्टू भैया की शॉप पे जाके मैं कह रहा हूँ कि बिट्टू भैया मुझे ना एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए, और मैं आपको इसके पैसे कल परसों में दे दूंगा। बिट्टू भैया ने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी और मैं घर आ गया। इसके पैसे परसों मैं बिट्टू भैया को दूंगा। तो बिट्टू भैया की रिसिप्ट कब हुई? आज हुई या परसों हुई? राइट, बिट्टू भैया की रिसिप्ट हुई परसों, क्योंकि कैश कब आएगा उनके हाथ में? परसों। तो कैश बेसिस कहता है जब आपके हाथ में पैसा आ जाए ना, तो उसे आप डेबिट में लिख देना, मतलब प्लस साइड पे लिख देना। और जब आपके हाथ से पैसा चला जाए तो आप कहां लिख देना? पेमेंट में, मतलब किस साइड पे? क्रेडिट साइड, माइनस वाली साइड। रिसिप्ट की जगह हम लिखते हैं इनफ्लोस, और माइनस में हम क्या लिख देते हैं? आउटफ्लो।
तो ये है हमारे लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या ये बात समझ आ गई? अब यहां पर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट records all the receipts and payments, records all the receipts and payments which takes place during current financial or accounting year। अब एक साल के अंदर जो कैश आ रहा है और जो कैश जा रहा है, कौन सा कैश, आने वाला और जाने वाला कैश, बैंक, ये रिकॉर्ड करा जाता है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो शायद अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी आपको समझ आता जाएगा, which takes place during current financial year। There is a difference between a line called which belongs to current financial year and which takes place during current financial year। Now when we say which belongs to current financial year का मतलब पैसा बनता इस साल का है, चाहे आया पहले हो चाहे आया बाद में। और which takes place during current financial year मतलब पैसा आया इस साल में है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कब का है। आइए जरा देखें, कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग 2023। 2023 में कैश रिसीव हुआ, हो सकता है। यहां पर ना तीन पॉसिबिलिटीज हैं। इट बिलोंग्स टू 2022 और अर्लियर। ये भी हो सकता है किसी इंसान से मैंने 2022 में पैसे लेने थे, वो दे ही नहीं रहा, मैं फोन कर करके परेशान हो गया, दे ही नहीं रहा पैसे। अचानक 23 में आता, अरे भैया सॉरी मैं आपका फोन नहीं उठा पाया, मैं तो कब से आपके पैसे लेके बैठा था, ये लीजिए पैसे। अब क्या हम गुस्से में आके पैसे ना ले उससे, अरे तूने मेरा फोन उठाया जा मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगा, या हम रख लेंगे अपने पैसे वापस? और क्या, हम तो रख ही लेंगे ना पैसे वापस, आती लक्ष्मी को कौन ठुकराता है। तो विच बिलोंग्स टू 2022 और 22 से भी पहले वाले, वो कैश जो 22 में आना था या वो कैश जो 22 से पहले आना था, वो अब आया है 23 में, तो हम रिसीव कर लेंगे। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इट बिलोंग्स टू सम अदर ईयर, इज रिसीव्ड इन द करंट ईयर। ये भी मेरे लिए 23 का इनफ्लो है, पैसा तो आ ही रहा है। अगला, विच बिलोंग्स टू 2023। किसी इंसान ने हमसे अभी इसी साल सामान खरीदा, या मान लीजिए हमारी सर्विसेज ली, और इसी साल एक दो महीने बाद पैसे दे दिए, तो ये भी क्या है हमारे लिए, इनफ्लो, पैसा तो आ ही रहा है। एंड क्या कुछ लोग एडवांस दे देते हैं, विच बिलोंग्स टू 2024 एंड अहेड। 24 में आएगा या 24 के भी बाद आएगा वो पैसा, ये भी हमारे लिए क्या है, इनफ्लो है। तो देखने वाली बात यह है, मुझे इस बात से मतलब नहीं है पैसा किस टाइम का है, बात यह है पैसा किस टाइम आया है। पैसा किस टाइम की कमाई है ये मतलब नहीं है कैश बुक में, सॉरी कैश बुक कह रहा हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट में। बट पैसा किस टाइम आया है इस बात से मतलब है कैश। और इसीलिए हमने इसको कहा इट इज मेड स्ट्रिक्टली ऑन कैश बेसिस। ये बहुत स्ट्रिक्टली बनाया जाता है किसके बेसिस पे, कैश बेसिस। जैसा कि आप जानते हैं, लेजर्स
हम अपने सभी लेजर्स को 5 हिस्सों में बांटते हैं। हमारे पास जितने भी लेजर हैं वो इन 5 में से ही कोई एक होंगे। मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग हमें सिखाता है दैट देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ लेजर्स। लेजर के 5 बेसिक फॉर्म। सबसे पहला बेसिक फॉर्म है एसेट। लेजर एक एसेट का लेजर हो सकता है। लाइबिलिटी, लेजर एक लाइबिलिटी का लेजर हो सकता है, लाइक बैंक लोन। कैपिटल, ओनर के द्वारा लगाए गए पैसों का लेजर हो सकता है, जिसमें एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट का शेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब आता है। फिर ये हो सकता है एक्सपेंसेस का लेजर, जैसे सैलरीज, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, खर्चे हैं सारे। और इसके बाद ये हो सकता है इनकम का लेजर। इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गई। अब अगर मैं इन सबको देखूं तो इन सब में कैश आता और जाता है, ये सब कैश के साथ काम करते हैं। तो जब हम बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि ये एक समरी का पार्ट है, तो हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड या ईयर एंडिंग 31 मार्च 23। प्लस और माइनस इनफ्लो और आउटफ्लो। अब जैसे नाम इसका क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखते। डेबिट साइड को लिखते हैं रिसिप्ट अमाउंट, और क्रेडिट साइड को लिखते हैं पेमेंट अमाउंट। तो हमारे पास दो साइड है, एक रिसिप्ट साइड है और एक पेमेंट साइड है। रिसिप्ट साइड कौन सी साइड है? डेबिट साइड इज कॉल्ड रिसिप्ट साइड, एंड सिमिलरली क्रेडिट साइड इज कॉल्ड पेमेंट साइड। आने वाला साइड डेबिट, जाने वाला साइड क्रेडिट। अब यहां क्या क्या आ सकता है? रिसिप्ट साइड पे सबसे पहले मिलता है हमें बैलेंस बीडी। किसी भी लेजर का बेसिक रूल, जहां उसका प्लस होता है वहां उसका बीडी होता है। मतलब शुरुआत में पड़ा हुआ कैश क्या था? बैलेंस बीडी। अगर हम किसी एसेट को सेल कर दें तो कुछ कैश रिसीव हो जाएगा, रिसिप्ट साइड पे लिख देंगे। और अगर हम किसी लायबिलिटी को रेज करें, मतलब किसी से उधार उठाएं, तो क्या किसी से उधार उठाएंगे तो क्या वो पैसे देगा? हाँ बिल्कुल देगा। और वो हमारे लिए क्या है? रिसिप्ट है। कमाई नहीं है, आया हुआ कैश। कमाई का मतलब था मैंने कुछ कमाया, ये कमाया हुआ पैसा नहीं है, सिर्फ आया हुआ कैश। इसी तरीके से बिल्कुल सामने वाली साइड पे पेमेंट में क्या आ जाएगा? एसेट की सेल। जब एसेट सेल होगा तो कैश आ रहा होगा, वी हैव रिसीव्ड अ पेमेंट। ओ गलत बोल दिया यार मैंने। नींद बड़ी खराब चीज है। एसेट को परचेज करेंगे, जब हम एसेट को परचेज करेंगे तो पेमेंट होगी, जब एसेट आएगा तो पैसा जाएगा। लाइबिलिटी के केस में क्या कह सकते हैं आप? लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? रीपे करना पड़ेगा। तो जब लाइबिलिटी रीपे होती है, एसेट परचेज होता है, तो पेमेंट होती है। इसके अलावा जब एक्सपेंसेस होते हैं तो पेमेंट होती है।
और जब इनकम्स होती हैं तो वो रिसिप्ट होती है। इनकम रिसिप्ट है और एक्सपेंसेस पेमेंट है। और इसी के साथ हम इस अकाउंट को खत्म करते हैं, जहां हम लिखते हैं बैलेंस सीडी। और ये लेजर, जो हमारा समरी का लेजर है, यहीं खत्म हो जाता है। यहां तक सही। तो ये था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, उसके डेबिट में क्या आता है और क्रेडिट में क्या आता है। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जो मैं एसेट बेच रहा हूं इसके पैसे अभी आए हैं, वो एसेट अभी खरीदा था, पुराना था, वो कभी कभी हो। आपने एसेट अभी बेचा 2023 में, तो 2023 की रिसिप्ट है। यहां तक ओके। चलिए, अब आते हैं हम अगले अकाउंट में, जो बहुत इंटरेस्टिंग अकाउंट है। और ये अकाउंट आपको आता भी है काफी हद तक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भाई है, सिर्फ नाम बदला है बस, और कुछ नहीं बदला। तो जैसे हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे ही हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एमसीक्यू के हिसाब से सबसे पहले वो आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ भाई, नेचर क्या है। और अगर हम नेचर की बात करें तो वो पूछ रहा है किस तरह का अकाउंट है ये। क्या ये रियल अकाउंट है, क्या ये नॉमिनल अकाउंट है, या ये एक पर्सनल अकाउंट है। तो कोई भी ऐसा अकाउंट जिसके अंदर एक्सपेंसेस और इनकम आए, वो कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। तो इसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, जिसके डेबिट साइड पे खर्चे लिखे जाएंगे और क्रेडिट साइड पे कमाई लिखी जाएगी। अब ये बनाया कब जाता है। टाइम फॉर प्रिपरेशन। कितना टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए और कब बनाया जाता है ये? तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल के आखिरी में बनाया जाता है, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी साल के आखिरी में ही बनाया जाता है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। साल के बीच में नहीं, साल के अंत में बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट is prepared on accrual basis। रिसिप्ट एंड पेमेंट किस बेसिस पे था, कैश बेसिस पे था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस बेसिस पर है, एक्रूअल बेस पे। एक्रूअल बेस का मतलब जी, अब तो आउटस्टैंडिंग भी आएंगे, प्रीपेड भी आएंगे, रिसीव्ड एंड पेड इन एडवांस भी आएगा, सब आएगा इसके अंदर। तो ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर हम बात करें, चलिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें क्या क्या लिखना होता है। बहुत अच्छे से लिखिएगा अपने नोट्स को, ताकि आप जब पेपर से पहले रिवाइज करें तो बहुत साफ तरीके से रिवाइज करें। हमें लिखना पड़ता है करंट ईयर का एक्सपेंस। करंट ईयर का एक्सपेंस। अब करंट ईयर के एक्सपेंस का मतलब क्या है, वो खर्चा जो इस साल होना चाहिए था, आपने दिया है या नहीं दिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट होना चाहिए था, दैट्स कॉल्ड करंट ईयर एक्सपेंस। वेदर पेड
और नॉट, पैसे दिए हो या पैसे ना दिए हो। और दूसरी चीज क्या लिखी जाती है, करंट ईयर इनकम, इस साल में कितनी इनकम आई है, चाहे वो पैसे मुझे मिले हो चाहे ना मिले हो। तो यहां हम क्या लिख देंगे, वेदर रिसीव्ड और नॉट। तो अगर हमारे पास कैश आया है या इनकम आई है तो भी लिखना, अगर वो एक्रूड है और वो हमारे पास नहीं आई है तो भी लिखना, क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। यहां पर ये नहीं देखते कि पैसा कब आया, ये देखते हैं कि जो पैसा आया है वो कौन से साल का है, क्या वो इस साल का है तो लिखो, अगर वो इस साल का नहीं है तो छोड़ दो। पिछले और अगले साल को हम नहीं गिनेंगे, हम सिर्फ किसको गिनेंगे, इस साल को। यहां तक बात बिल्कुल सही है, पक्का। चलिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो देखो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसा लगेगा, नेट प्रॉफिट। कहेगा अच्छा दोगले इंसान, तुम तो कह रहे थे मैं प्रॉफिट कमाना नहीं चाहता, बट अगर किसी ने प्यार से दे दी तो मैं मना भी तो नहीं कर पाया, मैंने रख लिया। ये बिल्कुल उस लिफाफे की तरह है जो आपके रिश्तेदार आपको दे के जाते हैं घर से जाते हुए, बेटा टॉफी खा लेना। मम्मी पापा के डर से लेने का मन तो नहीं करता, मतलब सॉरी लेने का मन तो क्या कह रहा हूँ, मुंह से हाँ तो बोला नहीं जाता बट दिल से बड़ी तेज आवाज निकल रही होती है, हाँ यार दे दो ना, बुआ जा तो रहे हो कुछ तो दे के जाओ। बट हम जैसे ही लिफाफा हाथ में आता है हम क्या करते हैं, हाँ 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 दे दो, या नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत थी। और कुछ तो बक्का बेशरम होते हैं मेरी तरह, अरे लाओ लाओ इसकी क्या जरूरत थी, लिया और जेब में डाल दिया। तो यार हमें ना ये देखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट, ना 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 ना, उसका कोई और नाम होना चाहिए ना। प्रॉफिट का तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। जैसे हमारा अरे अरे अरे, एनिमेशन बिना काम के आ गए बीच में, बढ़िया। लो जी, मेरे लिए तो फिर उल्टा हो गया ये, आ गया वापस। तो जैसे हमारे पास होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनपीओ बनाती है इसके बदले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अकाउंट दो तरह के हैं, बिजनेस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस है, और एनपीओ के लिए वही अकाउंट क्या बन गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो नेट प्रॉफिट आएगा या तो नेट लॉस आएगा, और तो कुछ नहीं आ सकता। आइदर इट इज नेट प्रॉफिट अगर डेबिट में आया, और इट इज नेट लॉस अगर क्रेडिट में आया। इसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट में अगर आ जाए तो नेट प्रॉफिट की जगह हम शब्द बदल देते हैं, बस भावनाएं वही है, शब्द बदल गया है, इसका नाम रखा गया सरप्लस अकाउंट। तो जो काम नेट प्रॉफिट का है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिल्कुल वही बिल्कुल सेम यहां सरप्लस है, बस नाम सरप्लस लिखना है, काम सब सेम है। और अगर नेट लॉस बन रहा हो तो उसका नाम रख देना डेफिसिट। और आप तो जानते हैं नेट प्रॉफिट जाके कैपिटल में प्लस हो जाता है और नेट लॉस जाके कैपिटल से माइनस हो जाता है। तो इसी तरीके से सरप्लस और डेफिसिट भी कैपिटल में जाके प्लस और माइनस हो जाएंगे, जैसे कि नेट प्रॉफिट। यहां तक बात सही। अब ये जो थे ये सारे थ्योरी के पार्ट है और ये छोटे छोटे से पार्ट है, बट जो मेन काम है ना वो ये है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस साल का दिया हुआ पैसा अलग और इस साल का टोटल पैसा अलग। बॉस, जितना आपने अब तक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में सुना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में सुना और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया भी हुआ, जहां पर सैलरी दी होती है ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओहो, रेंट दिया होता है माइनस कर देते हैं प्रीपेड रेंट, आगे के साल पिछले के साल सॉरी आगे के साल और करंट ईयर। हाँ जी, मान लीजिए यह एक साल है मान लीजिए यह एक साल है जिसकी शुरुआत हुई अति उत्तम 1 अप्रैल 22 से
और अंत हुआ और उत्तम 31 मार्च 23 को। इसके बाद भी कोई साल आएगा या नहीं आएगा? इसके बाद वाला जो साल है वो आएगा 31 मार्च 24 को। और क्या इससे पहले भी कोई साल रहा होगा? हाँ बिल्कुल रहा होगा बॉस। 1 अप्रैल 21। इसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर, इसे हम कहते हैं करंट ईयर, और इसे हम कहते हैं नेक्स्ट ईयर। प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट। अभी वाला साल लाल रंग से दिख रहा है, पिछला साल काले रंग से है, सारी काली करतूतें पीछे, और आने वाला साल सुनहरा नीला आसमान नीले रंग से। अब हो सकता है कि आपको करंट ईयर में किसी इंसान से पैसे मिले हो, या आपने करंट ईयर में किसी को पैसे दिए हो। तो चलिए पहले पैसे देने की बात करते हैं, थोड़ा जाएगा तो और दर्द होगा अंदर से। मान लीजिए हमने इस साल सैलरी पे करी है, और सैलरी पे करी है कितनी? सैलरी पे करी है हमने लेटेस्ट से ₹1,50,000 फॉर 14 months। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 14 months। 14 महीने की सैलरी पे कर रखी है हमने किसी को। अब 14 महीने की सैलरी को अगर आप पे करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि 12 महीने तो करंट ईयर में ही पूरे हो गए। सैलरी के यहां से लेकर यहां तक कितने महीने हो गए? 12 मंथ हो गए। बट हमने कितने की सैलरी पे कर रखी है? 14। तो इसका मतलब हमने 2 महीने की सैलरी तो अगले साल की पे कर रखी है एडवांस। पता नहीं कहाँ मिलती है, बट हाँ बुक्स कहती हैं तो होती होगी जरूर। तो एडवांस की सैलरी कितनी हो गई? 2 महीने की सैलरी हो गई। अब सवाल ये है कि जो 2 महीने की एडवांस सैलरी है वो इस साल का खर्चा है या अगले साल का खर्चा है? तो पता चला जी 2 महीने की एडवांस सैलरी तो अगले साल का खर्चा है। तो हम क्या करेंगे, हमें यह पता करना है इस 1,50,000 में से इस 12 महीने का खर्चा कितना है। तो हमने यहाँ एक बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करा, ये आपको अच्छे से आता भी होगा फॉर्मूला। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15, सॉरी सॉरी 15 नहीं, कौन से कितने बनते? 14 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 2। सही है? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 2। द आंसर इज 21। अरे ये क्या हो गया? 1,50,000, अच्छा, इंटू 12। इंटू 12 का मतलब हो गया 1,50,000 डिवाइड बाय 14 इंटू 12। तो ये हो गया 1,28,571 रुपीज। तो बॉस इस 12 महीने का खर्चा है। और अगर हम यही पता करना चाहें 2 महीने का कितना खर्चा है, तो हम क्या कहेंगे? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 2। तो विच कम्स आउट टू बी 21,428। अब एक बार जरा चेक कर लें इन दोनों को प्लस करके, क्या ये 150 बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं जी। तो इसका मतलब अब मैं आता हूं उस पॉइंट पे जो मुझे आपको समझाना है। 1,50,000 क्या है? 1,50,000 है पेमेंट डन इन करंट ईयर। इस करंट ईयर में कितने पैसे दिए? हो सकता है कुछ इस साल के हो सकता है कुछ अगले साल के हो सकता है कुछ पिछले साल के हो। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है? पेमेंट डन
इन करंट ईयर। और ये 128,571 को क्या लिखेंगे हम? पेमेंट डन फॉर करंट ईयर। इस साल के लिए मैंने कितने पैसे खर्च करे? 128,571। अब देखिए दोस्तों, इनमें कितना फर्क है। इस साल में कितने पैसे खर्च करें? इस साल पर सॉल्व बन गया है तो। इस साल में कितने पैसे दिए? इस साल में कितने पैसे दिए? और यहां पर हम क्या लिखेंगे? इस साल के लिए कितने पैसे दिए? इस साल में और इस साल के लिए। ध्यान से देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। जो पैसे आपने इस साल में पे करे हैं, ये चले जाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको ये बताता है कि मैं इस साल कितना पैसा दे रहा हूं, चाहे वो पैसा इस साल के लिए दूं, पिछले के लिए दूं, अगले के लिए दूं, कभी के लिए भी दूं, बट वो गया किस साल है, वो है रिसिप्ट एंड। और पेमेंट डन फॉर करंट ईयर विल कम टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो पैसे आप इस साल के लिए दे रहे हो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है। जो पैसे आप इस साल में दे रहे हो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट का पार्ट है। आई होप ये वाली बात बहुत क्लियर हुई होगी। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो पैसे मैं इस साल में पे कर रहा हूं, जो 1,50,000 है, अगर मैं 1,50,000 में से नेक्स्ट ईयर के पैसे हटा दूं तो करंट ईयर के पैसे आ जाएंगे बाहर। जरा देखें एक बारी, क्या ये 1,50,000 minus 21,428, which comes out to be 1,28,571। अरे वाह भाई वाह, ये तो सेम आ गया। तो आपको ये पता होगा कि इस साल कितने पैसे दिए आपने, बट आपको ये निकालना होगा कि इसमें से इस साल के बनते कितने। तो जो अगले साल के वो माइनस कर देना, और अगर कुछ पैसे पिछले के भी दिए होते तो प्लस करते, माइनस करते, इग्नोर करते। राइट, हम क्या करते उसे? माइनस। So this was a short introduction of non-profit organization and the accounts prepared for non-profit organization. अब हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में ये सीखेंगे कि कैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उससे भी पहले कैसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते हैं। ओके जी, ये वाली बात बिल्कुल सेटल्ड है ना अपने साथ? चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।